बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक। और मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दे। ये ईद थोड़ी मुश्किल थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा और बहुत अच्छे वक्त में आप लोग बड़ी मीठी ईदें मनाएंगे, बहुत सारी कुर्बान ईदें मनाएंगे। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब हम बात कर लें ज़रा ईद के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल खुलने वाला है, कुछ उसके ऊपर बात करें और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि उस तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब तंजीम नौ की बात की जा रही है, नैब की, कि इसको ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए और दोबारा से इसकी तंजीम नौ की जाए। कुछ तजावीज़ अपोजिशन की हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती रही है। कुछ तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत की है, उनके ऊपर भी बातचीत होती रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। क्या ये दूरियां ख़त्म हो पाएंगी? बहुत सारे और सवालात हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे। तो आज ईद के तीसरे दिन वहीं से आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं पहले तारुफ करवा दूँ आपको। हमारे साथ यहाँ पे इमरान याकूब खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपका ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो में। आपको ईद मुबारक भी सर, तीसरा दिन आपका शुक्रिया और आपको भी और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह हम सब को, इस मुल्क के अजीज़ को हर तरह की आजमाइश से बचा के रखे। आमीन। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दिफाई तज्ज़िया हो, पॉलिटिकल मामलात हों या कोई इंस्टीट्यूशंस के हवाले से इनपुट हम चाह रहे हों तो आप हमारी मदद करते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया आज के दिन। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे और इरशाद भट्टी साहब को सभी जानते हैं और उनके साथ भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो उनकी हमें ज़रूरत थी इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों को एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे, तो वो भी मौजूद है। उनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इमरान याकूब खान साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। तहरीक चला पाएगी अपोजिशन? आपने कॉलम लिखा था बड़ा मजे का इसके ऊपर कि इमरान खान साहब जो सस्टेन कर रहे हैं उसके पीछे इमरान खान साहब की कामयाबी नहीं, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी नाकामी आप बता रहे थे। तो ये अपोजिशन मिल के एक तहरीक फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको यकीन है कि अपोजिशन तहरीक जो है वो पब्लिक के लिए चला रही है, अपने लिए नहीं चला रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मुझे तो ये यकीन है कि ये अपोजिशन जो है हमारी मौजूदा अपोजिशन, ये पब्लिक के लिए तो क्या अपने लिए भी कोई तहरीक नहीं चला रही। ये सिर्फ एक, आप इसको कह सकते हैं, अगर सख्त लफ्ज़ ना हो जाए, डिकोसला है। असल में आप देखें कि वो जिस कॉलम का आपने जिक्र किया है ना, अच्छा मेरे प्रोग्राम में ये लफ्ज़ ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है। वो जिस कॉलम का आपने जिक्र किया उसका तो मैंने उन्वान ही रखा हुआ था, नालायक अपोजिशन। अब उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ये नालायक लोग हैं, ये बड़े काबिल लोग हैं और मैं मुझसे तो बहुत ज़्यादा काबिल है, लेकिन मैं इनकी हिकमत अमली के हवाले से जो बात करता हूँ, असल में इस वक्त अगर हम देखें अपोजिशन को तो क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो मेन आपकी अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब उन दोनों की अपनी अपनी मुश्किलात हैं। वो दोनों इस वक्त आप ये देखें कि मिसाके जमहूरियत से, हम चले ज़्यादा पीछे नहीं जाते, आप मिसाके जमहूरियत से आ जाएं कि मिसाके जमहूरियत इन दोनों ने किया और उसके बाद एक दूसरे के साथ क्या कुछ नहीं किया बेशुमार। अब भी ये सूरत हाल है कि ये दोनों एक दूसरे का कांधा इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका अमली सबूत आप देख लें कि चंद दिन पहले जो मामला हुआ जिसमें आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब शहबाज शरीफ साहब से मिले तो उन्होंने कहा जी अब माशाल्लाह सेहतयाब हो गए, अब ये इनकलाब जो उसको लीड करेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उनका कांधा थपथपाया और कहा नहीं यार ये जिम्मेदारी इन जवान कांधों को दूंगा। अब बात ये है कि दोनों अपोजिशन जमातें इस वक्त, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी ये है कि वो मुकदमात से बचना चाहते हैं और वो अपोजिशन को और वो इस्टेब्लिशमेंट को, वो हुकूमत को, वो तमाम मामलात को उस बंद गली की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जहां उनके अलावा कोई रास्ता ना बचे। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ अपने हवाले से ही उनकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है। और जो लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ एक्टिव नहीं है, मैं बड़ी माजरत साथ मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जिन हलकों में उन्हें एक्टिव होना चाहिए था उन हलकों में बहुत एक्टिव हैं, वो अपना मामला उस तरह से करने जा रहे हैं। लेकिन वो एक्टिविटी शो नहीं हो सकती। नहीं, वो इसलिए शो नहीं हो सकती कि आप देखें मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर है कौन सा। आप मुझे बता दें, माजी करीब में जब से ये शरीफ बरादरान लीड कर रहे हैं, आपने कभी मुस्लिम लीग नून के वोटर को कहीं रोड पे आके तहरीक चलाते हुए देखा है? उनका वोटर सपोर्टर वो है ही नहीं। उन्हें पता है
कि जनाब जब मामला होगा हमारी हुकूमत आ जाएगी, वो हम अनाउंस करेंगे, वोटर सपोर्टर को बताएंगे जनाब गल बन गई, आ जाओ, और सारे आ जाएंगे। तो वो वैसे माहौल तो ऐसे ही बनता है उनका। लेकिन मैं शहजाद चौधरी साहब, अच्छा मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, जब कभी नून लीग के कारकुनों से भी हम मिलते हैं ना, वो कहते हैं साड़ी गल बन गई है। उनको जो लीडरशिप बताती है वो यही बताती है कि हमारी ऊपर बातचीत हो रही है, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। तो वो इसको बड़ा वो फख्र समझते हैं इस बात तो मरियम नवाज की खामोशी जो है, जो खामोश होकर वो रायविंड में बैठी हैं, उसकी बुनियादी वजह वो गिरफ्तारी भी तो अवॉइड कर रही है ना, उनको लगता है वो बोलेंगे फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। गुजारिश यही है, फिर मैं आपसे पहले जो अर्ज कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो मामला चला रहे हैं, मरियम नवाज की खामोशी भी उसी का एक हिस्सा है, उसका हिस्सा है। मैं अब शहजाद चौधरी साहब, मैं ये बात करता रहा हूँ ईद से पहले और दोस्तों से पूछता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं मानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के लोगों ने बिलावल को साफ कहा है कि ये नून लीग वाले डील कर लेंगे, बिलावल साहब आपका नाम लेके आप तहरीक खड़ी करेंगे, इनके साथ चलेंगे, ये निकल जाएंगे पीछे से। इसी तरह पीएमएलएन वालों ने कहा अपनी लीडरशिप को कि जनाब ये तो जरदारी साहब के केसेस का मामला है, ये तो अपने मामला सीधे कर रहे हैं, इन्होंने पहले हमें बलूचिस्तान में पीठ में छुड़ा घोंपा, फिर इन्होंने एक और धोखा किया सेनेट में, ये फिर निकल जाएंगे। तो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसके साथ कैसे ये इकट्ठे कैंपेन चला सकते हैं? और दूसरा सवाल ऐसा ये हो सकता है कि इसके बावजूद क्यों ये तहरीक चलाएंगे, ये सब कुछ जानने के बावजूद तहरीक क्यों चलेगी? अच्छा पहली बात तो देखिए, बात ये है इन दोनों के पास बेहतरीन मौका था जब ये बजट आया था, मनी बिल पेश हुआ, सबसे बेहतरीन मौका तो वो होता है जब कि आप उसको किसी भी गवर्नमेंट को गिराना चाहें तो गिरा लें उस वक्त, ठीक है। अच्छा, और कौन सी ऑपोजिशन है जो गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहेगी जब मनी बिल और बजट को पास करने का मौका होता है? ये तो गिराना चाहेंगे, इनका तो काम ही है कि हम वहाँ पर अपनी हुकूमत लेके आए वहाँ पे, लेकिन नहीं गिरा सके। इसका मतलब है कि वो अददी तादाद कह लीजिए, वो ताकत कह लीजिए, वो क्लैरिटी कह लीजिए, वो विजन का ना होना कह लीजिए, वो सब चीज़ें मादूम थीं, इस वजह से वो ये काम नहीं कर सके। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि तहरीक चलाने की आज वजह क्या बन रही है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। पहले हमारे यहाँ हमारी तारीख के अंदर और हमारी सियासी तारीख के अंदर पहली बात है कोई इशारा होता है किसी को कि ये तहरीक चलाओ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे और हम तुम्हें वहाँ पे ले आएंगे, वो तो हो नहीं रहा। अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, दूसरी बात, अगला जो मौका है, ये बिलावल भुट्टो साहब क्यों इतने ज़्यादा ये एजिटेटिव और ये सब कुछ हो रहे हैं? मुसीबत ये है आज उनको पीएमएलएन के कांधों की ज़रूरत पंजाब में इसलिए पड़ती है कि पीएमएलएन में वो बिल्कुल नापैद है, ना होने के बराबर है ही नहीं। पंजाब में नहीं है कि शायद ये 100-200 बंदे इकट्ठे कर ले तो बड़ी बात है। दे आर नोवेयर इन पंजाब। वो तो सर रावलपिंडी में भी, सर मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, रावलपिंडी में भी वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर वगैरह जो है वो इनको कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बंदे इकट्ठे करके दे देते हैं, वरना वहां पे भी पीपल्स पार्टी का वर्कर तो नापैद हो गया। एब्सोल्युटली। और उसके बाद इशारा किसको कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं वो अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वर्कर्स हैं कि तैयार हो जाओ, अभी तहरीक शुरू होने वाली है। अच्छा, मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपके पास पंजाब जो कि गढ़ है सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, वहाँ पे आपके पास कोई नंबर्स नहीं है, कोई मास नहीं है, तो आप मोमेंटम कैसे डेवलप करेंगे? मास होगा तो मोमेंटम डेवलप होगा ना। अच्छा, वो मास है पीएमएलएन के पास, पीएमएलएन ये कर सकती है। तो बिलावल भुट्टो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं गाड़ी पे खड़ा हूँ और मैं लीडरों के अंदर शामिल हूँ और लीडरों के अंदर पंजाब में तहरीक को चला रहा हूँ। इस मोमेंटम में वो चाहते हैं कि कुछ लोग वापस आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे, या कुछ लोग जो आना चाहते हैं बिलावल भुट्टो की शख्सियत के सैर के नीचे, अगर कोई सैर इस किस्म का एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो एक तो बेसिकली पीपल्स पार्टी की ये वजह बनती है। पीएमएलएन की बात मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरीन हो गई कि वहाँ पे क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि अभी उनके अपने यहाँ अपने तय कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि किसने जाना है, कौन बढ़ेगा, किसने लीड करना है। मरियम होगी, अगली जनरेशन होगी, ये जनरेशन होगी। और वो जो तीसरी बात और हमेशा के लिए है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को बिल्कुल ट्रस्ट करती ही नहीं है। चाहे वो रिसेंट हिस्ट्री देख लें, पास्ट हिस्ट्री देख लें, आपको उसके अंदर नजर आता है कि कहीं ना कहीं पे या जरदारी साहब ने हाथ किया होता है या पीएमएलएन ने। ये डेफिसिट इनको इकट्ठा नहीं होने देगा। देन ये चल क्यों रहा है सर? ये क्या चल रहा है? फिर वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा तमाशा है जो कि आप देखेंगे कि शायद फिजल आउट फौरन कर देगा, होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब तैयार नहीं है आगे आने के लिए। कोविड खत्म तो नहीं होगा एकदम से, मेरा ख्याल है ये अक्टूबर तक ले कोविड आपको हो सकता है, अगर आप खुशकिस्मत हुए एज ए बहैसियत कौम तो अक्टूबर तक भी चलेगा मिनिमम। हो सकता है दिसंबर सर्दियों में आके फिर बढ़ जाए। तो भाई जब तक कोविड है मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब विद गिवन प्रॉब्लम्स बाहर आएंगे। और जब तक वो बाहर नहीं आया, पीएमएलएन का कोई बंदा खुद तहरीक के लिए आप कुछ एडअप करना चाह रहे हैं आप? ये तहरीक आज चलाएंगे, सुने ना, ये तहरीक आज चलाएंगे तो फिर अगली हुकूमत इनको नजर आ रही है
इस पीटीआई की परफॉर्मेंस के बाद, तो कहते हैं यार हमारे 5 साल फिर कैसे पूरे होंगे अगर हमने ये हरकत आज कर दी तो। मैंने हफीजुल नईसा के पास जाना, मैंने नईसा के पास जाना, कुछ कह रहे हैं आपको? मैं बिलावल के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो अभी शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं वो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि उनको ये समझाया गया है कि जनाब ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी फिर इलाज के लिए चले जाना बाहर। उनको ये कहा गया कि जब ये जाएंगे तो फिर आप हकीकी तौर पे ये साबित करें कि अपोजिशन लीडर आप हैं, इसलिए आपकी उनके खोने के लिए कुछ नहीं है, तो सियासी कद में इजाफा ही हो रहा है। असल में उनको ये पता है कि पंजाब में उनके पास लोग नहीं निकलेंगे। शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मैं जाती तौर वाकफान हाल जो है आपके, वो मेरे वाकफान हाल के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब अभी मुस्तकबिल करीब में तो बाहर नहीं जा रहे। मरियम जा रही है, मरियम की तो ख्वाहिश बड़े महीनों से है, लेकिन अब उन्होंने चले भी जाना था, लेकिन जिन लोगों ने उनको भेजना था उनके साथ कुछ वादे थे, उसमें वो मियां साहब ने एक वादा तोड़ा, उसकी वजह से चले। मैं एक और चीज है हफीजुल्लाह नईसा साहब, देखें पंजाब में पीएमएलएन एक पॉलिटिकल ताकत है, एक बड़ी ताकत है जो किसी को भी यहाँ चैलेंज कर सकती है। उनके पास लोग भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी हैं, सिर्फ उनके पास थोड़ी सी श्योरिटीज हों तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया भी है माजी में। जजेस की तहरीक हो या दीगर जहां जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने अपना काम करके दिखाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी, तो ऐसा लगता है कि सिंध में भी सिर्फ उनके पास वोटर्स हैं, इलेक्टोरल पावर उनके पास है, लेकिन कोई तहरीक इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में भी खड़ी नहीं कर सकती। सहाफी अजीज मेमन को आपको याद है क्यों मारा था? यानी वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये कहता था कि मैंने एक्सपोज कर दिया था कि बिलावल के पूरे ट्रेन का जो जलसा था उसमें वही औरतें रिपीट हो रही थी जो ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी, और मैंने उनकी कहानी खोल के रख दी थी कि ये पैसे देकर लेके आए थे। तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध में भी एहतजाजी कुव्वत नहीं है, चाहे इलेक्टोरल कुव्वत हो उनके पास, तो पंजाब क्या उनकी मजबूरी बन रहा है? एनालिसिस सर इस पे आप प्लीज। मैं क्या इमरान साहब आप उन एंकर्स में से हैं जो कि बड़े स्कॉलरशिप मुस्तनद है, और जो है जितने पार्टिसिपेंट एनालिस्ट अमूमन आप इस तरह सेलेक्ट करते होंगे कि शायद कोई एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें। अब हमारी जो कमाई की जो है हर बंदे की कम से कम मुझे तो अपनी पता है। अब आपने जो सवाल किया है उसका जो जवाब जो है वो तो एक जवाब आपने दिया है, अब एक मैं उसमें ऐड कर देता हूँ सर प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है इशू पे। सूरत हाल यह है कि एयर मार्शल असगर खान, सॉरी जी, हमारे एयर मार्शल साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं शहजाद साहब, उन्होंने कहा जी कि ये तहरीक तब शुरू होती है जब इशारा मिलता है। मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि तहरीक तब शुरू होती है जब इशारा मिलता है। अब जो दूसरा कैसा है ना कि इशारा नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है वो जगह जो सिदरतुल मुंतहा कहते हैं जहाँ से इशारा मिलता है, वो जो है वो मेरे और एरमाशी साहब की पहुँच से बहुत बाहर है। मैंने एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, यह अगस्त का महीना था, अरफात का सॉरी मुज़दलिफ़ा का मैदान था, तो जनरल जमाल हक साहब से पूछा, उनके पास में बैठा और मिडल ऑफ द नाइट था, मुज़दलिफ़ा के अंदर जो क़याम होता है रात का वकूफ़ हज के बाद, तो मैंने पूछा कि आपने ये मार्शल लॉ जो लगाया था तो आप जवाब दे रहे थे। वैसे बड़ी बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हो रही थी और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी बैठे थे, तो आपने ये किसी को पहले आप कॉन्फाइड किया, किसी का शेयर किया, मशवरा किया? तो उन्होंने कहा जी कि जो है ना आप बीवी जो है ना कमरे से घर से निकल के जा रहे हो तो बेडरूम में से, तो आपकी बीवी को भी नहीं मालूम होता कि आप जो को नहीं आप शेयर करते कि आप मार्शल लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जिससे आप इशारतन अपने उन क्लोज जो कोहोर्ट्स होते हैं 3 4 5 7 करीबी साथी और कुछ मेजर्स लेते होते हैं, उनको इसलिए आप साउंड करा देते हो कि शायद ये करना पड़ जाए, शायद ना करना पड़े, इस तरह की खूबसूरत है। चुनांचे जब भी भुट्टो साहब गए या कोई बंदा गया तो दे वर टेकन बाय सरप्राइज। हर बंदा जो है ना यकदम पता चलता है। 8वीं तरमीम थी तो भी दे वर टेकन बाय सरप्राइज। बाकी यह है कि जी इशारा मिल चुका है। इशारा मिल चुकने का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे कह रहे हैं कि बीवी को भी नहीं पता चलता, आपने कहा था आपको कैसे पता चल गया सर? नहीं, मैंने कहा इशारा मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है, मैं वो बता देता हूँ क्यों पता चले। मुझे ऐसे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जब ऑपोजिशन है, ये फजल रहमान के पास क्यों नहीं आई थी, और फिर फजल रहमान को भी उनको कन्विंस किया था कि आप फिक्र ना करें, अप्रोप्रिएट टाइम है, 2-4 महीने देते। मेरा अपना ये ख्याल है, ये मैं ये नहीं करूँ, हो सकता है ना 100% में गलत हूँ, लेकिन जो कैफियत इस बाप ने जांचने की चाहिए, अल्लाह ताला के फजल करम से
हाइंडसाइड में देखे तो जो मैं कहता रहता था, ये जो मेरे दिमाग में आता था, वो काफ़ी उसका अरसे तक वो सही हो जाता था। चुनाचे इशारा जो है वो इस तरह जो मिल चुका है कि जब अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, वो तारीख भी तय कर ले, और उसके बाद जब वो कहता है कि वन अमंग इक्वल्स जो हैं उनको कहा जाए कि वो जो है उसको आप आगे करने की कोशिश करें और कहें आप लीड करें, और ये सारे जो होते हैं जब करते हैं तो इसका मतलब इशारा मिल चुका है। दूसरी बात यह है कि देखें टग ऑफ वॉर शुरू है, हमको बेवकूफ़ नहीं है। मुझे पता है पाकिस्तान जो के अंदर मीडिया में पिछले 4-5 साल से ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं। कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिनकी बातों से मुझे अंदर की बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे बात बताता है फरतिया और मुझे कहते हैं कि जी हमारी ये बात टीवी तक पहुंचा दे, तो आप लोग आराम से आसानी जोखस कर सकते हैं या अंदाज़ा कर सकते हैं कि शायद इम्कान ये है कि ये घी से आ रही है। तो जब बुज़दार के ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, हमारे वो लोग जो इमरान खान इक़्तिदार में लाए थे, उन्होंने इशारा मिल चुका है। देखिए जो सबसे बड़ा अब जो है ना, अब मेरा ख्याल है आपकी बात में से जो सबसे तगड़ी बात है वो ये है कि इशारा मिल चुका है। आप उस पर स्टैंड खड़े कि इशारा मिल चुका है। और बुज़दार के ऊपर अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सारे लोग, क्योंकि बुज़दार से पंजाब चल नहीं रहा। इमरान खान साहब एडमेंट है कि मैंने बुज़दार के साथ चलाना है, और इमरान खान साहब ये जानते हैं कि पंजाब नहीं चल रहा। सर आप हफीजुल्लाह न्याई साहब एक सेकंड हर जगह हफीजुल्लाह न्याई साहब, आप एक बात का वादा कर सकते हैं, अगर इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटा दें तो आप ये नहीं पंजाब के 2 साल ज़ाया किए, बल्कि आप अप्रिशिएट कहेंगे अच्छा किया। मैं तो कह रहा हूं बेइज्जती से डरते हैं कि उनकी बेइज्जती बहुत होगी अगर आप हटा दिया तो। ना जी ना, ये बात नहीं है। ये आपकी ये इलेवन की मेरी सोच को अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी सोच ये है कि इमरान खान जब बुज़दार को सिलेक्ट करके लाए थे, इमरान खान को पता था जब पंजाब नहीं चलेगा। हम ईद के बाद एनालिसिस कर रहे हैं तो ज्यादा लोग इंगेज किए हैं। हमारे साथ गुल साहब भी मौजूद हैं और इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद। भट्टी साहब, अपोजिशन के ऊपर हमने पहला ये सेगमेंट रखा है, क्या ये अपोजिशन एक दूसरे पे एतबार कर सकती है? हमें ये लगता है कि शायद आपस में एक दूसरे पे जब तक ये एतबार नहीं करेंगे तो तहरीक कैसे खड़ी करेंगे? तो अगर एतबार नहीं है तो तहरीक क्या बन सकती है, और अगर बनती है तो कैसे कामयाब हो सकती है? इरशाद भट्टी साहब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका आपको सबसे खूबसूरत, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत क्लिप वो है जो बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब खड़े थे। वाह। और उन्होंने कहा कि अब आप सेहतमंद हो गए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा अब आप सेहतमंद हो गए हैं, अब आपको कोरोना से आप सेहतयाब पा चुके हैं। मेरा आपसे फ़ोन पे भी चूंकि रब्ता रहा था, अब आप हमारे इनकलाब को लीड करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब। अभी बात उन्होंने ख़त्म ही नहीं की थी कि शहबाज शरीफ साहब मुड़े और उन्होंने कहा कि इस इनकलाब को जवान कंधों की ज़रूरत है और वो आप तो अल्लाह के फजल से, यानी पहली बात तो यह है कि आग और पानी का मिलाप था, मशरक और मगरब का मिलाप था, भुट्टो साहब और ज़िया का मिलाप था, कातिल और मकतूल का मिलाप था। दूसरी बात यह है कि ज़िया साहब और भुट्टो साहब दोनों मिलकर इनकलाब लाने निकले हैं। तीसरी बात यह है कि इनकलाब का अभी कंधों का नहीं पता चला। यानी बिलावल साहब ने कहा कि अब आप भाग नहीं सकते, अब आपको लीड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, वो है ना कि वो मैंने एक शेर बनाया था कि जब वो हुण तुसी सेहतमंद हुण तुसी अगे, एक कह के बिलावल ने खादमे आला सुच विच इनकलाब दी लीड ला दिती। उस आख्या इनकलाब नूं चाहीदे ने जवान कंधे, ये फरमा के शहबाज शरीफ ने सुच समेत इनकलाब लीड वापस बिलावल नूं पकड़ा दी। तो कोई ये गैर फितरी इत्तेहाद है। और दूसरी बात है, दूसरी एक सिंपल सी बात है सर, है तो फितरी है सर, दोनों एक तरह के केसों में फंसे हुए हैं। कहते हैं इसमें मौलाना साहब थोड़े से सीरियस हैं। नहीं, वो अच्छा, उसमें भी दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें भी बिल्कुल दोनों का डिफरेंट है। अपने अपने रिलीफ के रास्ते हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। ये जो खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पे जो वोट को इज्जत दो था, इनकलाब था, मजामत था, ये क्या था? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। नवाज शरीफ साहब का जीटी रोड और मरियम नवाज साहबा की रैलियां क्या थी? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। मुझे क्यों निकाला से मुझे निकालो, क्या था? आल बचाओ और माल बचाओ और खाल बचाओ। नवाज शरीफ साहब लंदन, जरदारी साहब कराची और मरियम साहबा रायविंड में चुप, और बिलावल और शहबाज शरीफ साहब बिलावल के कंधों पे डाल रहे हैं। ये क्यों? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। एपीसी से रहबर कमेटियां, पिछली एपीसी से रहबर कमेटियां, और ये क्या था? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च, धरना और इनका साइड से होकर निकलना,
ये क्या था? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, और सारा कुछ आप एएम के कहते हैं, आल बचाओ माल बचाओ। इसके लिए थोड़ा सा वो छोटा हो जाएगा। एएम के कहते हैं, एएम के का मतलब आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। इसके लिए हमारे से 18वीं तरमीमें करा लो। ये क्या था? आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। तो फोकस एक है, रस्ते अलहदा है, मंजिल एक है, रस्ते अलहदा है। मगर ये इत्तेहाद या अपोजिशन मिलके कोई एक सीरियस भट्टी साहब एक मिनट रुके, भट्टी साहब एक मिनट रुके। अभी हफीजुल्लाह न्याई साहब ने फरमाया, भट्टी साहब एक मिनट, अभी हफीजुल्लाह न्याई साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि इशारा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले शहजाद चौधरी साहब भी कह रहे थे और यहाँ इमरान याकूब साहब भी, हम भी अक्सर बात करते हैं कि पाले के बगैर यहाँ तहरीकें नहीं चलती। तो उन्होंने फरमाया इशारा हो चुका है। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल तक इशारेबाजी के सख्त खिलाफ थे PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि खबरदार आज के बाद किसी ने इशारा किया तो उंगली तोड़ देंगे, तो सर वो भी इशारे पे चलेंगे अब? सर ये क्या चल रहा है? सर देखिए, इशारों के ख्वाब देखने से तो कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। ये मेरा ख्याल है इशारे की बात करते करते 3 साल और भी गुजर जाएंगे। इसमें किसी को शायद गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो निज़ाम इस वक्त बना हुआ है ये ऐसे ही चलते रहना है। अब बदकिस्मती ये है कि PMLN के और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक बयानिया मखसूस इख्तियार किया हुआ है, बल्कि मैं हैरान हूँ कि वो किस ज़बान से, किस मुँह से पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग ये बात करते हैं निजी महफिलों में। वो ये कहते हैं कि जो TT का मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग या ट्रांजैक्शंस की आप बात करते हैं, ये तो कहते बड़ा आम सा तरीक़ेकार है जो हमारा बिजनेसमैन, हमारा सरमायाकार ये करता है। और मिसालें वो ये देते हैं कि यहाँ पे लोग, आप जो भी बिज़नेस करता है, अगर कोई घर या फैक्ट्री बेचता है तो उसमें कुछ पैसे ब्लैक में होते हैं, कुछ वाइट में होते हैं। तो आपके साथ अगर किसी का डील हो जाता है तो आपके पास तो सारे जो भी पैसा आएगा आपके लिए वो ठीक है। सर आम आदमी तो कर सकता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर कैसे कर सकता है? लेकिन मैं यही इसी नुक्ते पे आ रहा था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो तो रोल मॉडल होते हैं। यानी उनको कहना चाहिए कि अगर कोई उनको ऑफर भी करता है कि जी मैं आपको आधे पैसे ब्लैक में दूंगा या 70% वाइट में दूंगा, बाकी ब्लैक में, उनको कहना चाहिए कि मैं एक पैसा ब्लैक में नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ मैं हैरान रह गया, आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो ये बयानिया ये है कि जी तो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो होती रही हैं माजी में और उस पे इन्होंने मुकदमे हमारे खिलाफ बनाए हुए हैं। तो इसलिए अगर जब तक ये मतमय नज़र इनका रहेगा, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा इशारे विशारे जो भी होंगे उससे हासिल होना कुछ नहीं है। ये हुकूमत मेरा ख्याल यहीं रहेगी। बहुत सारे उन्होंने सैलाब भी देख लिए, तूफ़ान भी देख लिए, नंबर्स गेम भी देख ली, उसमें उनको हासिल अपोजिशन को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है और सर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटेग्रिटी का फुकदान है। एक क्विक राउंड मुझे करना है नैब के ऊपर। नैब पे इमरान याकूब साहब जो चीज़ आई हैं अपोजिशन की, आपको लगता है इससे तो अच्छा है कि नैब को ख़त्म कर दें, एहतसाब पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ के फेंक दें, छुट्टी दे दें, सारे अफसरों को घर चले जाएं, नैब की अदालतें बंद कर दें और एहतसाब का हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर दें, जिस किस्म का अपोजिशन चाह रही है कि इसमें तरामीम की जाए? वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए अभी भी नैब की कारकर्दगी से। उनसे ज़्यादा किसी को फायदा नहीं। उसकी बुनियादी वजह है कि नैब ने किस सियासतदान से पैसे वापस लिए हैं? अभी तक तो किसी सियासतदान से, जितने लुटेरे डाकू चोर थे नैब के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, नैब के मुताबिक, उनसे कोई एक पैसा भी क्लियर हो रहे हैं, बल्कि क्लीन चिट मिल रही है उनको। तो क्लीन चिट क्या नहीं सर, लेकिन देखें ना, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई नैब से हुई, अच्छा हो गई ना सजा, अवाम को क्या मिला? सर अभी वो केस चल रहा है, वो छुट्टी लेके बाहर चले गए अदालत से, अब क्या करें? कुछ नहीं हुआ ना सर। गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो एक मुहावरा है ना कि मौत दिखा के तो बुखार पे राजी कर लेना। हुकूमत नैब के मामले में अपोजिशन के साथ ये कर रही है। उसकी बुनियादी वजह आप ये समझें कि जब ये कहा गया कि जी ये भी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जो चेयरमैन है उनका जो दुरानी है वो बढ़ा दिया जाए, अपोजिशन कह रही है कम कर दें। अब सुन ले, इसीलिए ना अब चीजें ये है कि हुकूमत ने अपने फायदे को देखना है, अपोजिशन ने अपने फायदे को कोई चक्कर नहीं है। फिर एहतसाब कुछ नहीं है। ये एहतसाब तो उस वक्त हो जब ये मकसद हो कि वाकई करप्ट लोगों को पकड़ के उनसे लूटी हुई दौलत वापस लानी है। इमरान खान साहब ने ख्वाब क्या दिखाया था? यही ख्वाब दिखाया था ना कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। वो जो इतने अरब रुपए की रोजाना की करप्शन थी वो कहाँ गई? अच्छा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि नैब ने जितनी रिकवरी की है गुज़िश्ता 19 साल में,
उसका आप समझ लेंगे जो 3 में से 1 हिस्सा है वो गुज़िश्ता 2 सालों में, 2-2.5 साल में ये वाले चेयरमैन नैब के दौरान जब से ये आए हुए हैं, जब से ये संभाल रहे हैं। नहीं, आपने ये तो बता इन्होंने रिकवर किया है, नंबर 1। नंबर 2, नैब की रिकवरी की मिकदार में और स्पीड में इजाफा हुआ है। नंबर 3, कन्विक्शन जो हो रही है उसमें इजाफा। सिर्फ पॉलिटिशियंस बच जाते हैं, आम आदमी नैब से नहीं बचता। जो छोटा मोटा लुटेरा है वो सारे पैसे देके जा रहे हैं, इमरान साहब, पॉलिटिशियंस बच जाते हैं। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दें, अगर आपके पास ये फिगर्स हों कि आम आदमी कितने % पैसे लेके भागा है और पॉलिटिशियंस के जुम्मे कितने ज्यादा लेके भागे हैं। यू आर राइट। बात ये है कि अब 900 अरब के केस है ना, उनमें से तकरीबन आधे से ज्यादा इनके हैं पॉलिटिशियंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले 60% को तो मुबर्रा कर दिया, बाकी 40% पॉलिटिकल लोग इससे फायदा उठाते हैं। मैं अब शहजाद चौधरी साहब, आप एहतसाब होता हुआ देख रहे हैं या एहतसाब का खत्म होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एहतसाब का अमल जो था ये तो जावेद इकबाल साहब के आने के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले तो नैब बिल्कुल मौजूद थी। एहतसाब कमीशन से स्टार्ट हुआ था सैफुर रहमान के नीचे से, और फिर मुशर्रफ, और फिर उसके बाद जो रिसेंट नैब का हिस्ट्री है उसमें तो 2-3 नैब के चेयरमैन आराम से ज़िंदगी अपनी गुजार गए थे और नैब ने किसी को तंग नहीं किया। ये नैब सबको काबिल कबूल थी। मिसाल के तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया चेयरमैन नैब को और उसने कहा कि आप लेटर लिखें या इनके खिलाफ एक्ट करें किसी मुकदमे में, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, ना मैं करूंगा। वो जब इंफॉर्मेशन मंगवानी थी बाहर से, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए, ये वाइट कॉलर क्राइम जो है, वाइट कॉलर क्राइम ना पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में वो फोरेंसिक एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो काबिलियत एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर, ये आपके पास नैब कोर्ट्स नहीं है, आपके पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, आपके पास फोरेंसिक नहीं है। इसके बावजूद अगर वो पैसे निकाल के दे रहे हैं तो उनका शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, उनको रोज गाली पड़ रही है। नहीं, शुक्रिया वो उनका अदा करें जो कि बेचारे सियासतदानों के अलावा पकड़े जाते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें ना सियासतदानों का, तो समझ आ जाती है कि ये असल में कन्विक्शन क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि उनको पकड़ना मुश्किल है और उनकी सपोर्ट भी बहुत होती है, इसलिए क्योंकि इनसे काम नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, एक और चीज सुने, ख्वाजा आसिफ ने अगले दिन पार्लियामेंट में बोला और बाद में किसी जगह इंटरव्यू में बोला, उनने कहा हम क्यों आज उसको नैब के उसको चेंज करें, ये पीटीआई की हुकूमत खत्म होने वाली है, 3 साल और दें, इसी शिकंजे में हम पीटीआई को लेके आएंगे। तो जब सियासी जमातें इस तरीके से सोचती हैं कि पीटीआई को इसी शिकंजे में लाना है, तो फिर नैब के अंदर तब्दीलियां, ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था कि हमने तो भुगत लिया नैब को, अब इनकी बारी है। ख्वाजा साद रफीक ने भी असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान इन लोगों ने कहा है, जब ये नियत होगी तो फिर कैसे होगा? हाँ, रिलीफ जरूर चाहिए, रिलीफ चाहिए, लेकिन ये रहना चाहिए इनके हाथ में टूल, ताकि इससे जिस किस्म का प्रेशर डालना मकसूद हो वो रह जाए। ये कि नैब बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, नैब कमजोर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पावरफुल जो इस वक्त आपके रूलिंग एलीट है, वो नहीं चाहती कि नैब इतनी सख्ती के साथ, इतनी तेजी के साथ जिस तरीके से काम कर रही है ऐसे ही करती रहे। इसलिए सब एग्री कर जाएंगे टू एज यू प्रोसीड यू विल सी दिस हैपनिंग। हफीजुल्लाह न्याई साहब, अदालत क्या कुछ और लगता है, वो तो उनको नई 120 एहतसाब अदालतें बनाकर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनके लिए सहूलतें पैदा करके दे रहे हैं नैब को ताकि वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन की तरफ आएँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो जिस किस्म का मजाक किया नैब के और एहतसाब के मामले में आपके सामने है, सर अपोजिशन की संजीदगी देखें कि उन्होंने कमेटी बनाई जिसके अंदर नैब के कवानीन को तब्दील करना था, और जिन सबके नैब के अंदर केसेज हैं उनको भेज दिया जाके नैब के कवानीन को तब्दील करने वाली कमेटी में चले जाओ। तो सर संजीदगी तो यहां से पता चल जाती है। तो वो इफ्तिखार आलिफ की एक मार्कत अरा नज़म है कि बिखर जाएंगे हम क्या तब तमाशा खत्म, मेरे माबूद ये तमाशा कब खत्म होगा। वाह, वाह। ये पता नहीं मैं कहाँ गया हुआ था। वो पूरी नज़म कभी आप लेके यकीन आने पढ़ दें, आप बल्कि अपने यूट्यूब के चैनल पढ़ें, ये इतनी खूबसूरत नज़म है कि आपको पूरे पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री सामने आ जाएगी। ठीक है। मैं कहाँ गया हुआ था जब जो जनरल अमजद की जगह जनरल हफीज को बनाया गया था और फाइलें लेके वो बैठे थे, कहते हैं जी उससे पहले खामोश थे। हजूर किस मौके पे हुकूमत गिराई गई और नया नायब का चेयरमैन सियासतदानों पे नहीं आया। मैं आपको बातें नहीं बताता हूँ। हमारे जो इस वक्त सबसे रिस्पेक्टेबल और बड़े जिसको कहना चाहिए हमारी आर्मी चीफ जो है बाजवा साहब हैं, ये कुछ 1.5 साल पहले 12-13 जर्नलिस्ट को और पता नहीं किन को मिले थे, पिलडैट के डेलीगेशन के साथ लंच किया था और सारों से हमारी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ को करप्ट नहीं समझता हूँ, लेकिन हम नवाज शरीफ के बारे में जो प्रोपेगेंडा सुन चुके थे और जो आप सुन रहे हैं
कि पति खा ले और माले। मैं देखे बात यह है कि एक थिएटर लगे हुए, तमाशा है, मुझसे थिएटर की गुफ्तगू होती नहीं है। हम जो बातें करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि हम उसकी बात कर रहे हैं। नैब ने जो हमारे पास जहाँ तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम बिल्कुल ही सेबर रेटलिंग कर रहे होते हैं। नैब ने जो पैसे निकलवाए, मैं बता दूं किससे निकलवाया आज तक। ये नैब चेयरमैन नैब को नहीं, ये हमेशा निकलवाते रहे हैं। किससे? जो बड़े बड़े लोगों के स्कैम हुए हैं, डबल शाह, प्रॉपर्टी डीलर्स, या वो जेल से निकाला था जो वो किया हुआ था। ठीक है, अब पॉलिटिशियन से सर नहीं निकलवा पा रहे, ये तो सारे जानते हैं कि पॉलिटिशियन से नहीं निकलवा पाते। मैं लाया हुआ था सर इरशाद भट्टी साहब, इसके ऊपर आप अपना मौकिफ जरूर दे दें। नैब के इशू पे आप बड़े हसास हैं, मौकिफ दे दें सर चलते चलते। सर सबसे पहले तो बात यह है कि यानी इस मुल्क में अगर नैब एक गैर फाल है, साजिशी है, कमियां कोताहियां हैं, करप्ट इदारा है, बुरा इदारा है, ये भी ख़त्म कर दें। उसके बाद आ जाएं पटवार पर, वो भी बड़ा बुरा इदारा है, वो भी ख़त्म कर दें। उसके बाद आ जाएं पुलिस पर, वहाँ भी बड़ी करप्शन है, वहाँ भी हमें रोज़ छित्तर पड़ते हैं नाहक, उसे भी ख़त्म कर दें। उसके बाद FBR ख़त्म कर दें, उसके बाद इनकम टैक्स ख़त्म कर दें, उसके बाद जो हमारा जो FIA है उसको ख़त्म कर दें, चेंज करें, फाइलें लें। और उसके इस तरह का जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यानी मैं अगर बोल लूं इमरान खान साहब, अगर हमें आपस में लड़ना है तो फिर, या मैं तो नहीं, हमें नहीं लड़ना सर, हमें हल निकालना है इसका, और अपने अपना न्याय साहब से आप ले लें, न्याय साहब से पहले व्यू ले लें, मैं फिर दोबारा बाल कर देता हूं। भट्टी साहब आखिरी मिनट है, आप बात तो करें प्लीज। ऐसे एक बात है, नहीं न्याय साहब ने कहा ना कि वो पिलडैट का ज्ञात, वो उसके लिए तो मैं न्याय साहब की उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं उस पिलडैट का ग्रुप का हिस्सा था जब मैं वो जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी, तो वैसे ही जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बातें बहुत हुई थी, मैंने जान के नहीं की, मैंने एक फिक्र जी भट्टी साहब, अगर आप बता दें मैंने भट्टी साहब तुझे अपना मौके पे दे दो, बता दीजिएगा उसमें। भट्टी साहब अपना अच्छा सर, सिर्फ मेरा मौक़िफ़ ये है कि पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई है। सिर्फ दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वो 61 गवाह और 2 नेशनल बैंक के साबिक सदर गवाह बन गए, लेकिन एक 4000 रुपए के असासों वाली कंपनी बनती है, और बनने से पहले इस मुल्क का हाल देखें, बनने से पहले उसको 1.5 अरब का कर्जा मिल जाता है, 1.5 अरब का कर्जा बनने से पहले। और कल ही नए प्रोसिक्यूटर ने रक्शे वाले और फालूदे वाले के जो अकाउंट में पैसे जमा हुए थे 40 करोड़, उनके पहले 20-20 करोड़ के ड्राफ्ट पेश किए अदालत में। यानी आप 35 वॉल्यूम्स पढ़ लें, 10 वॉल्यूम्स पढ़ लें, टीटीओ का प्रोग्राम, यूरोप का नैब ले आए, अमेरिका बरतानिया के जज ले आए, और ये जो टीटीओ वाला 3 नवाज शरीफ के रेफरेंस और ये 35 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम उनके आगे रख दें, खुदा की कसम सारी उम्र नस्लों समेत ये अंदर ना रहें तो मुझे पकड़ लेना। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इस बात के ऊपर मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा वक्त जो है वो खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इस सिस्टम के अंदर करप्ट को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और जो एक लूला लंगड़ा इदारा आपके पास है, मौजूद है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोर लगाता है, उसकी भी जान खतरे में है, नैब। अब तक के लिए इतना ही, फिर बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।